और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें। हापुड़ से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कोर्ट परिसर में फायरिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई। सीओ सिटी और इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं। मामले में कचहरी चौकी इंचार्ज रमेश को भी सस्पेंड किया गया है। तो बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले को लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान सामने आया है। हरियाणा पुलिस के संपर्क में है यूपी पुलिस, उनकी ओर से कहा गया। तो कोर्ट परिसर में फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। सीओ सिटी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि हरियाणा पुलिस के संपर्क में है यूपी पुलिस। आपको बता दें कि कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और इस मामले को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। सीओ सिटी, इंस्पेक्टर और कचहरी चौकी इंचार्ज को सस्पेंड किया गया है। इस पूरे मामले में हरियाणा पुलिस के संपर्क में है उत्तर प्रदेश पुलिस। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से यह बात की जानकारी दी गई। सीओ सिटी और इंस्पेक्टर समेत कचहरी चौकी इंचार्ज इस मामले में सस्पेंड किए गए हैं। बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है। कई अधिकारियों पर गाजगिरी है। कोर्ट परिसर में फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई, सीओ सिटी और इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान भी सामने आया है और उन्होंने जानकारी दी है कि हरियाणा पुलिस के संपर्क में है उत्तर प्रदेश की पुलिस। हापुड़ से यह बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां कोर्ट परिसर में फायरिंग मामले में यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का यह बयान सामने आया है। उनकी ओर से कहा गया है कि हरियाणा पुलिस के संपर्क में है यूपी की पुलिस। लगातार मामले में छानबीन जारी है, जांच जारी है और इस बीच इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की ओर से प्रेस वार्ता के जरिए इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई। तो साथ ही साथ बड़ी कार्रवाई इस मामले में अमल में लाई गई है। सीओ सिटी और इंस्पेक्टर सस्पेंड किए गए हैं। इनके साथ कचहरी चौकी इंचार्ज रमेश पर भी कार्रवाई हुई है, वो भी सस्पेंड कर दिए गए हैं मामले में। हापुड़ से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कोर्ट परिसर में मामले में फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। सीओ सिटी और इंस्पेक्टर इस मामले में सस्पेंड किए गए हैं। हरियाणा पुलिस के संपर्क में भी है यूपी की पुलिस। और तौकीर किदवई हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए इस मामले पर फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। तौकीर, बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में अंजाम दी गई है। सीओ सिटी की बात करें, इंस्पेक्टर की बात करें या फिर जो कचहरी चौकी इंचार्ज हैं, उनको इस मामले में सस्पेंड किया गया है। तो संपर्क टूट गया है किदवई से, कोशिश करेंगे दोबारा से प्रयास करने की, लेकिन बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जहां पर कोर्ट परिसर में ताबड़तोड़ फायरिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। कचहरी चौकी इंचार्ज रमेश को भी इस मामले में सस्पेंड किया गया है। हापुड़ से यह बड़ी और अहम खबर, जहां कोर्ट परिसर में फायरिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। हरियाणा पुलिस के संपर्क में है यूपी पुलिस, ये भी जानकारी इस पूरे मामले में दी गई है। हापुड़ में कचहरी गेट पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी और इस मामले में बड़ी कार्रवाई शासन की ओर से। आपको बता दें कि दिन दहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने
फायरिंग की थी। और तौकीर किदवई एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए। तौकीर, बड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की गई है, कई अधिकारियों पर गाजगिरी है, क्या कुछ पूरी जानकारी बताएं। देखिए, दोपहर की घटना है जब आप हरियाणा का एक बदमाश पेशी पर आया था। उसी दौरान कुछ बदमाशों ने उस पर फायरिंग की, तो गंभीर रूप से घायल हुआ था। इसके बाद कार्रवाई बड़ी की गई है डीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार की तरफ से। फिलहाल वहां के जो चौकी इंचार्ज है उनको हटाया गया है, इंस्पेक्टर को हटाया गया है, और खास बात है कि मामले की पूरी जांच भी बढ़ाई गई है, ताकि इस तरह से पहले भी कोर्ट में कई तरह की घटनाएं हुई है, चाहे लखनऊ कोर्ट हो, चाहे बनारस कोर्ट हो, इलाहाबाद कोर्ट में भी घटनाएं हुई हैं। तो फिलहाल इसी सब चीजों को लेकर जांच भी गठित की गई है, कि जांच कमेटी बनाई गई है, और कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर भी रोडमैप तैयार हो रहा है कि किस तरह से कचहरी के अंदर घटनाएं होती है बदमाशों को छुड़ाने ले जाने के लिए, या फिर बदमाशों पर भी फायरिंग होती है तो इस तरह की घटनाओं पर ना हो, इस तरह के मामलों को लेकर फिलहाल एक जांच कमेटी भी गठित की गई है। तौकीर, इस पूरी घटना में हरियाणा पुलिस के एक हेड कांस्टेबल को भी चोटें लगी हैं, घायल हुए हैं वो भी, और एडीजी लॉ एंड प्रशांत किशोर की ओर से भी कहा गया कि हरियाणा पुलिस के संपर्क में है, क्या कुछ इसको लेकर और बताया गया? देखिए, वो हरियाणा से पेशी पर आया तो जाहिर तौर पर हरियाणा पुलिस इस पूरे मामले का संज्ञान ले रही है, क्योंकि उनका एक सिपाही भी घायल हुआ है। ऐसे में हरियाणा के जो डीजीपी हैं उन्होंने भी संपर्क किया है उत्तर प्रदेश के डीजीपी से, और इस पूरे मामले पर कड़ी कार्रवाई की उसमें बातचीत हुई है कि कैसे किस तरह के मामले को रोका जाए, और जो बदमाश है उनकी भी गिरफ्तारी के लेकर कमेटी गठित की गई है, कई तरह की टीमें गठित की गई हैं, और यहाँ से लेकर हरियाणा तक ये तफ्तीश की जा रही है कि आखिर वो लोग कौन थे और किस मामले को लेकर दुश्मनी थी। इन सब मामलों को लेकर दोनों ही राज्यों की पुलिस आपस में समन्वय बनाकर आगे की जमीन पर काम कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं एक और बड़ी जानकारी का। बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी तबादला नीति 2022-23 पर रोक लगाई गई है और विशेष तबादलों को लेकर मंजूरी लेनी होगी मुख्यमंत्री की। बड़ी खबर, यूपी तबादला नीति 2022-23 पर रोक लगाई गई है। दरअसल सवाल उठे थे कई विभागों में तबादले को लेकर, स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी विभाग पर भी सवाल उठे थे, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। यूपी तबादला नीति 2022-23 पर रोक लगा दी गई है और विशेष तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री की अब मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है। तबादलों के लिए सीएम से मंजूरी लेनी होगी। कई विभागों में तबादलों को लेकर सवाल उठाए गए थे। स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग पर सवाल उठे थे। तबादला नीति का पालन सही तरीके से नहीं करने का आरोप लगा था, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला सरकार ने लिया है। विशेष तबादलों पर मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी होगी। तो तबादला नीति 2022-23 पर रोक लगा दी गई है सरकार की ओर से। दरअसल कई सवाल उठे थे तबादलों को लेकर, तबादलों की प्रक्रिया को लेकर, और आरोप यह है कि तबादलों की जो प्रक्रिया है उसका सही ढंग से पालन नहीं किया गया। इसके चलते ही ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब विशेष तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री की मंजूरी लेनी होगी। तबादलों के लिए सीएम से मंजूरी अनिवार्य है। कई विभागों में तबादलों को लेकर सवाल उठे थे, जैसा आपको पहले बताया। स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग पर आपको बता दें कि सवाल उठे थे। और अनूप कुमार हमारे सहयोगी ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। अनूप, ये बड़ा फैसला लिया गया है यूपी तबादला नीति 2022-23 पर रोक लगाने का, आखिर क्या ऐसी वजहें रही जिसके चलते ये तबादला नीति को रोका गया है? देखिए रितेश, अभी पिछले दिनों में तबादला को लेकर के जिस तरीके से लगातार सरकार की किरकिरी हुई थी, तो चाहे पीडब्ल्यू विभाग की बात करें या फिर स्वास्थ्य विभाग की बात करें, कि यहां तक डिप्टी सीएम को भी पत्र लिखना पड़ा इस मामले जो जिस तरीके से फर्जी ट्रांसफर हुए थे, यहां तक कि जो सीएमओ की डेथ हो गई थी उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया था। तो तमाम अनियमितताएं मिली थी तबादला नीति को लेकर के। उसके बाद मुख्यमंत्री ने आदेश दिया था इस मामले की जांच कराई जाए। जांच कराने के बाद कई जो अफसरों पर गाज भी गिरी थी। अब नया जो आदेश आया है, मुख्य सचिव ने आज जारी किया है। जो काखरा गा के जो ट्रांसफर नीति थी उसमें मंत्रियों को पावर था कि अपने विभाग में तबादले कर सकते हैं, लेकिन अब इस तबादला नीति के बाद जो आज आदेश आया, उसके बाद अब मंत्रियों के भी जो उनके जो अंडर में था कि तबादला कर सकते, वो भी अब नहीं कर पाएंगे इस जो आदेश के बाद। अब जो भी तबादला होगा वो मुख्यमंत्री के जरिए होगा। उनको हर तबादले में उनका अनुमोदन लेना जरूरी होगा। तो यानी कहा जा सकता है कि तबादले को लेकर जिस तरीके से
उत्तर प्रदेश में गड़बड़ी मची थी, जिस तरीके से तबादले को लेकर एक बार सरकार घिर चुकी थी, उसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये सख्त एक्शन है कि कोई भी तबादला होगा तो बिना मुख्यमंत्री के अनुमोदन के अब उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा। जाहिर तौर पर अनुप ये बड़ा और कड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन यहां पर सवाल यह भी उठता है कि जिन विभागों को लेकर सवाल उठे थे, तबादला नीति को लेकर सही ढंग से पालन नहीं किया जा रहा था। अब ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या जो तबादले पहले किए गए हैं, क्या उन पर भी रोक लगाई जाएगी, या किस तरह से आने वाले समय में यह पूरा फैसला रहेगा? अब देखिए रितेश, जो तबादले हो चुके हैं या फिर जिनमें गड़बड़ी हुई थी, वो तबादले चाहे स्वास्थ्य विभाग में करीब 48 तबादले निरस्त कर दिए गए थे, जिनकी गड़बड़ी देखी कि जांच के बाद। अब जो तबादले हो चुके हैं वो हो गए हैं। अब आने वाले समय में जो विभाग के मंत्री थे, उनके हाथ में जो तबादले थे कि अपने विभाग में वो स्वतः तबादला कर सकते, उनको पावर दी गई थी तबादला नीति के तहत। अब उसका संशोधन कर दिया गया है। अब उसमें जो तबादले जो विभाग के जो मंत्री हैं, उनका भी कहीं न कहीं हाथ पैर काट दिए गए हैं, वो अपने विभाग में भी तबादले नहीं कर पाएंगे। अब विभाग में कोई भी तबादला अगर होता है समूह काखा गा के अंतर्गत, वो अब सीधे मुख्यमंत्री से अनुमोदन लेना पड़ेगा, उसके बाद तबादला होगा। जाहिर तौर पर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जिस तरह से सवाल उठे थे, अनियमितताएं सामने आई थी, जिसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए। तो उधर लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में कुल 16 प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई, जिसमें रामनगरी अयोध्या के साथ ही शिक्षा विभाग और स्वास्थ्य विभाग के प्रस्ताव भी शामिल हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े प्रस्ताव के साथ अयोध्या और वाराणसी से जुड़े कई प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दी। वहीं कैबिनेट मीटिंग की जानकारी देते हुए ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा ने बताया कि 3 कंपनियों को मर्ज कर एक कंपनी बनाई जाएगी। राज्य उत्पादन विद्युत निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम और जवाहर विद्युत उत्पादन निगम को जोड़कर एक कंपनी बनेगी, जो यूपी राज्य उत्पादन विद्युत निगम के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग ने गुड गवर्नेंस की दिशा में 3 बिजली उत्पादन कंपनियों को एक करने का फैसला किया है। वर्तमान में इस कंपनी जो जल विद्युत निगम लिमिटेड है, उसमें 525 मेगावाट की जल विद्युत की स्थापित क्षमता है और उसकी पेड अप कैपिटल है रुपया 435 करोड़। इन तीनों कंपनियों को, चूंकि जैसा मैंने कहा कि जवाहर विद्युत उत्पादन निगम तो ऑलरेडी विद्युत उत्पादन निगम का सब्सिडियरी के रूप में ही काम कर रहा है, काम भी एक ही तरह का है, तापीय काम विशेष रूप से ये करते हैं। जल विद्युत निगम लिमिटेड अब बहुत ही कम क्षमताएं इसके पास रह गई हैं, नई क्षमताएं विशेष रूप से हो नहीं रही हैं और बहुत सारी इसमें जो जल विद्युत की परियोजनाएं हैं वो हमारे जो तापीय परियोजनाएं हैं उन्हीं के सन्निकट भी ये कई आती हैं। मध्य प्रदेश द्वारा निर्णय लिया गया है और उत्तर प्रदेश को इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इससे जो प्राकृतिक ऐतिहासिक विरासत की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश के समृद्ध इतिहास को परिभाषित करता है, जिसमें विविध पर्यटन आकर्षणों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे महत्वपूर्ण राज्य बनाने में जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका है, और इससे घरेलू पर्यटकों विदेशी पर्यटकों के आवागमन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में जो आज द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त है, उसको और हम लोग बेहतरी के साथ इको टूरिज्म बोर्ड गठित होने के बाद हमें लगता है कि हम देश में प्रथम स्थान निश्चित रूप से पालेंगे। हमारे एक जेल विभाग का मैनुअल का विषय है और एक रामपुर में अग्निशमन केंद्र के लिए एक जगह का प्रस्ताव था, वो आज आया है कैबिनेट की बैठक में। मंत्रि परिषद ने जनपद रामपुर के अग्निशमन केंद्र रामपुर में आवासीय अनावासीय भवन निर्माण हेतु नगरपालिका रामपुर के अंतर्गत ग्राम हजरतपुर तहसील सदर में ये जमीन घाटा संख्या 395/1 रकबा 2.477 हेक्टेयर में से अग्निशमन केंद्र हेतु 7500 वर्ग मीटर भूमि नगर विकास से गृह विभाग को हस्तांतरित किए जाने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। और चलिए अब आगे बढ़ते रुख करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की 4थी पुण्यतिथि पर
देश आज उनको नमन कर रहा है। इस क्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि दी। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित बीजेपी पदाधिकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में सबसे पहला भाषण अटल जी का ही सुना था। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण की आधारशिला पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ही रखी थी। स्नेह चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो, उन सबसे प्राप्त होता था। उत्तराखंड राज्य की दृष्टि हो तो उत्तराखंड राज्य के आंदोलन के दर्द को अगर किसी ने समझा, अटल जी थे। आज राज्य के रूप में उनको ये राज्य प्राप्त हुआ है। अटल जी का जो योगदान है उसमें हमारे स्मरण रहेगा। मैं आज अपनी ओर से अटल जी को श्रद्धांजलि देता हूं। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी।